Hello everyone, as we have studied previously, हम सेक्शन 160 थ्रू 2 तक ख़त्म कर चुके हैं। 163 हम यहाँ पर देख रहे हैं। वहाँ पर हमने पढ़ा था कि गवर्नर जो होगा वो स्टेट का एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होगा। ठीक है, अब बात की जाती है कि गवर्नर वर्क कैसे करेगा, गवर्नर काम कैसे करेगा। यहाँ पर गवर्नर को एड और एडवाइस की जाएगी बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए क्वेश्चन ये है कि क्या जो गवर्नर है वो एक्चुअली रन करता है स्टेट को, एक्चुअली स्टेट का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो देखता है? तो नहीं। ये जो आर्टिकल है ये हमें ये सारी चीज़ें इंश्योर करता है, ये सारी चीज़ें क्लियर करता है। जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर है, जो रियल में गवर्नमेंट को चला रहा है या एक्शंस लेता है, वो होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसको लीड करता है सीएम। ठीक है, और जिस प्रकार से प्रेसिडेंट एक केवल कागज़ों पर हेड होता है या फिर कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है यूनियन का, उसी प्रकार से गवर्नर हमारा स्टेट का यूनियन हेड, फॉर्मल हेड होता है। एट स्टेट लेवल भी हम पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट रखते हैं। इसमें क्लॉज ए कहता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे वो एड करेंगे और एडवाइस करेंगे गवर्नर को और उनको हेड करेगा सीएम। बस यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, जब जो गवर्नर है वो अपने डिस्क्रिशन में काम करेगा। डिस्क्रिशन मतलब अपने अनुसार। गवर्नर को जो भी एड और एडवाइस दी जाएंगी गवर्नर उसी हिसाब से काम करेगा। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको हम इलेक्ट करते हैं। ठीक है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द लेजिस्लेटिव असेंबली। गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट। इसलिए जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं ज़्यादा रियलिटी जानते हैं सोसाइटी की, और उनके पास सारी के सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स लाई करते हैं। यहाँ पर जो डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी है वो ये कहती है कि जो मिनिस्टर्स होंगे वो वहाँ पर डिसीजंस लेंगे और जो भी उनको काम करना है वो एक्ट बताएंगे कि गवर्नर को वहाँ पर किस प्रकार से कार्य करना है। और गवर्नर नॉर्मली रिफ्यूज़ नहीं कर सकता है जो भी एडवाइस दी जाएगी उसको, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। वो क्या है? गवर्नर्स डिस्क्रिशन। और ये बहुत ही लिमिटेड पावर होती है, ये एक जनरल पावर नहीं है। अब ये डिस्क्रिशन क्या क्या है देखिए। एक्सप्रेस डिस्क्रिशन रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि रिजर्व करना बिल फॉर द प्रेसिडेंट, और स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कुछ स्टेट्स के केसेस में, और कुछ सिचुएशनल डिस्क्रिशन होते हैं जैसे कि सीएम को चूज़ करना, और नो कॉन्फिडेंस सिचुएशंस का होना, और रिकमेंड करना प्रेसिडेंट के रूल को। बस इन सिचुएशंस में वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड और एडवाइस नहीं मानेंगे, और यहाँ पर जो डिस्क्रिशन होगा वो गाइडेड डिस्क्रिशन होगा, न कि पर्सनल। वहीं पर क्लॉज 2 में कहा जाता है कि अगर ये क्वेश्चन अराइज होता है कि जो डिस्क्रिशन था गवर्नर का, गवर्नर को इन हिज डिस्क्रिशन एक्ट करना रिक्वायर्ड था या नहीं था, तो वहाँ पर जो भी गवर्नर उस में फाइनल डिसीजन लेगा, फाइनल उसका डिस्क्रिशन होगा, वही चीज़ वहाँ पर फाइनल हो जाएगी। जैसे कि अगर ये कन्फ्यूज़न है कि जो गवर्नर है उसको एडवाइस फॉलो करना चाहिए या इंडिपेंडेंटली अपने डिस्क्रिशन पर काम करना चाहिए, जो भी गवर्नर का डिस्क्रिशन होगा, डिसीजन होगा, वही फाइनल ट्रीट किया जाएगा वहाँ पर। इसके बाद आगे कहा जाता है क्लॉज 3 में कि कोर्ट्स इंक्वायर नहीं करेंगे कि भाई क्या एडवाइस दी गई थी मिनिस्टर्स के द्वारा गवर्नर को, और ये चीज़ को कभी भी क्वेश्चन में पुट नहीं किया जाएगा, कॉल नहीं किया जाएगा इन क्वेश्चन। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 164, जिसमें हम बात करते हैं अदर प्रोविजंस एज टू द मिनिस्टर्स। ठीक है, इसको हम पूरा ब्रेक डाउन करेंगे यहाँ पर। यहाँ पर क्लॉज 1 बोलता है कि जो चीफ मिनिस्टर है उसको अपॉइंट किया जाएगा बाय द गवर्नर। चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करने वाली अथॉरिटी क्या है? गवर्नर की। और जो अदर मिनिस्टर्स हैं उनको अपॉइंट किया जाएगा बाय द गवर्नर, लेकिन एडवाइस दी जाएगी बाय द सीएम कि किसको कौन सा मंत्री बनाना है। और जो भी मिनिस्टर्स हैं वो होल्ड करेंगे ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर, मतलब जितना टाइम गवर्नर चाहे उतना टाइम वो उसको होल्ड करके रखेंगे। अब इसका मतलब क्या है? जो गवर्नर है वो एक नॉमिनल हेड है, लेकिन सीएम जो है वो एक रियल एग्जीक्यूटिव पावर होल्डर है यहाँ पर। अगर इन शॉर्ट में समझाऊँ तो ये है कि गवर्नर अपॉइंट तो करता है, लेकिन सारी चीज़ें डिसाइड की जाती हैं सीएम के द्वारा कि किसको कहाँ क्या अपॉइंट किया जाएगा। इसके प्रीवियस आर्टिकल में हमने देखा था कि जब भी गवर्नर कोई भी काम करता है तो वो ऑन द एक्ट, जो भी एक्ट करता है वो ऑन द एडवाइस एंड एड पर करता है, किसके? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। अब आता है प्रोवाइजो। प्रोवाइजो में क्या कहा जा रहा है देखिए। कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स हैं जैसे कि छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और उड़ीसा हो गया। इन पर्टिकुलर स्टेट्स में हमने कहा है प्रोवाइजो डाल करके कि एक वेलफेयर मिनिस्टर को बनाया जाएगा। अब वो वेलफेयर मिनिस्टर किसके लिए? स्पेशल स्टेट्स के लिए।
ठीक है, इन पूरे 4 स्टेट्स के लिए। सो इन 4 स्टेट्स के लिए एक मिनिस्टर होगा जो कि इंचार्ज होगा ट्राइबल वेलफेयर्स के लिए। और ये कौन मिनिस्टर होगा? जो काम कर रहा है शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड क्लासेस के लिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो स्टेट्स हैं इनके पास लार्ज ट्राइबल पॉपुलेशन है। यहाँ पे स्पेशली क्यों बनाया जाता है? क्योंकि हमें फोकस गवर्नमेंट की ज़रूरत है और ये जो यही मिनिस्टर्स हैं ये हैंडल करेंगे जो शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड वेलफेयर्स होते हैं उनको, और जो बैकवर्ड क्लासेस होते हैं उनसे रिलेटेड चीज़ों को भी। इसके बाद आता है क्लॉज 1A। यहाँ पर बात की जाती है कि हम जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं, सो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो 15% ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की स्ट्रेंथ से ज़्यादा नहीं होंगे। और अगर मिनिमम की बात की जाए तो 12 मिनिस्टर्स यहाँ पर लिमिट है। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उसमें 15% से ज़्यादा मंत्री हो गए हैं, सो अगर लिमिट एक्सीड कर रही है तो विद इन 6 मंथ्स इसको एडजस्ट किया जाएगा। इसके बाद है क्लॉज 1B जिसमें हम एंटी डिफेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। अब इसका क्या इम्पैक्ट होगा मिनिस्टर्स के ऊपर, इसके बारे में। सो अगर किसी व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए अंडर 10th शेड्यूल फॉर द इलेक्शन, सो उसको अपॉइंट नहीं किया जा सकता एज अ मिनिस्टर। दिस इज़ द रूल। कब तक नहीं किया जा सकता? जब तक उसका डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है उस डेट से लेकर के एंड ऑफ द टर्म तक, या फिर अगर दोबारा इलेक्शन ना हो जाए तब तक। सो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई MLA है जो डिस्क्वालीफाइड हो गया है, अब वो नहीं बन सकता मिनिस्टर, उसको वेट करना पड़ेगा री इलेक्ट होने के लिए। अब आता है क्लॉज 2 जिसमें हम देख रहे हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। सो जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जो 15% वाली जो लिमिट था उसमें जो भी मिनिस्टर्स आते हैं, तो वो सारे के सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे हर एक एक्ट के लिए टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। अब इसका मतलब क्या है? जो पूरी की पूरी गवर्नमेंट है वो अगर एग्जिस्टेंस में रहेगी तो साथ में रहेगी, अगर ख़त्म होगी तो साथ में होगी। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाता है तो पूरी की पूरी काउंसिल वहाँ पर रिज़ाइन करेगी और कोई एक मिनिस्टर वहाँ पर नहीं बचेगा। जो सारे के सारे मिनिस्टर्स हैं वो ओथ लेंगे जब भी वो अपने ऑफिस में एंटर करेंगे सीक्रेसी की, इन फ्रंट ऑफ गवर्नर या फिर उसके द्वारा कोई ऐसा अपॉइंट कर दिया जाता है उसके सामने। और इसका मैनर क्या होगा? सेम टू सेम वही जो 3rd शेड्यूल में दिया गया है। अब ओथ्स क्या क्या होंगी? लॉयल्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सीक्रेसी। इसके बाद एक रूल है कि अगर कोई भी व्यक्ति फॉर 6 मंथ्स मेंबर नहीं रहता है लेजिस्लेचर का तो वो सीज कर जाएगा एज अ मिनिस्टर। तो यहाँ पर 6 मंथ्स का ये रूल है। क्या है? कोई भी मिनिस्टर है वो अगर मेंबर नहीं है लेजिस्लेचर का फॉर 6 मंथ्स तो वो सीज कर जाएगा मिनिस्टर होने के लिए भी। तो अगर उसे मिनिस्टर बने रहना है तो उसे मेंबर भी लेजिस्लेटिव असेंबली का बने रहना पड़ेगा। और सैलरी और अलाउंसेस सेम टू सेम वही होंगे जो कि स्टेट लेजिस्लेचर वहाँ पर फिक्स कर देगा। और जब तक वो फिक्स नहीं करता तब तक जो भी 2nd शेड्यूल में बताया गया है वही वहाँ पर सैलरी और अलाउंसेस उन मिनिस्टर्स को दिए जाएंगे।